Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 15 एसोसिएशन हम स्टडी कर रहे हैं और कुछ टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने के बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को पिछले लेक्चर्स में भी सॉल्व किया है और आज हम एक नई टेक्निक के साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का नया टॉपिक क्या है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। आपका टॉपिक है येट्स करेक्शन। येट्स एक मैथमेटिशियन था और उसने कुछ कैलकुलेशंस के अंदर जो हमने एसोसिएशन के अंदर कुछ कैलकुलेशंस की हुई हैं उसमें कुछ चेंजेस की थी और वो चेंजेस किस अंदाज में थी कि अगर आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये जो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी ई को कैलकुलेट करते हैं, एक चीज जरा ज़हन में रख लें कि आप लोग बुक में अगर देखें तो ई की वैल्यू अगर आपको कोई भी नजर आती है और वो 0.5 से लेस आ रही है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, यानी स्मॉल वैल्यू से होता क्या है कि आप रिजेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, यानी आपका जो नल हाइपोथेसिस है उसके रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो इसलिए येट्स ने करेक्ट किया किसको, इसी प्रॉब्लम को, कि अगर आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेस देन आ जाए 0.5 तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूले को चेंज कर देंगे। अब फॉर्मूला चेंज करने से पहले हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी इसका क्या रीजन क्या थी। देखिए, आपने काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर जब हमने ये टॉपिक स्टडी किया था इससे पिछले कुछ लेक्चर्स पहले, तो काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में एक अजम्पशन हमने स्टडी की थी। वो अजम्पशन क्या थी कि सैंपल साइज शुड बी रीजनेबली लार्ज। जो सैंपल साइज आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो रीजनेबली लार्ज होना चाहिए। रीजनेबली लार्ज होने का मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं वो इतनी अच्छे तरीके से कैलकुलेट हो कि हम उसके परफॉर्मेंसेस को देखते हुए अपने जो एसोसिएशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकें या उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको क्लियर कर सकें। लेकिन अगर सैंपल साइज रीजनेबली लार्ज ना हो तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिस प्रॉब्लम की तरफ येट्स ने इसके ऊपर काम किया और एक करेक्शन जो है वो प्रोड्यूस की। और वो कैसे की, जब हमारे पास लेस देन 0.5 आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाए। ठीक है जी, यानी आपको ये याद रखना है नंबर 1 कि येट्स करेक्शन कब अप्लाई करनी है, जब आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 0.5 से लेस हो जाए तो फिर आप येट्स करेक्शन की तरफ मूव करेंगे। लेकिन यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के स्टेप्स कर रहे होते हैं तो हमने फॉर्मूला पहले से डिफाइन करना होता है, फिर ही हम कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम पहले परफॉर्म करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है आपकी 0.5 से लेस आ गई है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले से कोई क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि R बाय C जो आपका कंटिंजेंसी टेबल है दैट इज 2/2 ऑर्डर। यानी अगर आपका कंटिंजेंसी टेबल 2/2 है, उसमें वैल्यूज जो जनरेट हो रही हैं तो वो 0.5 से लेस हो जाएंगे। सो 0.5 से लेस होने की वजह से फिर हम क्या करेंगे, येट्स करेक्शन की तरफ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि येट्स करेक्शन क्या थी, कि काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला था जनरल जो आपने पढ़ा कैलकुलेटेड, दैट वाज O माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, और इसमें डबल सिग्मा भी था क्योंकि हम रो और कॉलम दोनों को यहां पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब काई स्क्वायर एडजस्टेड क्या है, यानी जो येट्स ने करेक्शन की जिसको हम काई स्क्वायर एडजस्टेड भी कहते हैं, एडजस्ट किया उसने, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो क्या था कि डबल सिग्मा तो वैसे ही रहेगा क्योंकि रोज और कॉलम्स का सम यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, O माइनस ई का आंसर कैलकुलेट करने के बाद उसका मॉड लेंगे। मॉड का मतलब है कि O माइनस ई में जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको पॉजिटिव कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यूज
विल रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे, देन फिर हम स्क्वायर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे फाइनल ई के साथ। सो दिस इज योर करेक्शन गिवन बाय द येट्स। येट्स ने करेक्शन जो की थी वो ये थी, दोबारा सुन लीजिए, कि ओ में से ई को माइनस करने के बाद आपने इस सब्ट्रैक्शन का, इस डेविएशन का मॉड लेना है और मॉड लेने के बाद माइनस कर देना है 0.5 को, फिर स्क्वायर करना है। यहां पे क्या हो रहा था, जरा गौर कीजिए, इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करें तो यहां पर आप क्या कर रहे थे कि आप ओ में से ई को माइनस करने के बाद डायरेक्ट स्क्वायर ले रहे थे। यहां पर 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ये बात आपने माइंड के अंदर रखनी है। 2 स्टेप्स कौन से एक्स्ट्रा आ रहे हैं कि आपने ओ में से ई को माइनस करने के बाद मॉड लेना है, नंबर 1, और फिर उसके बाद 0.5 को माइनस करने के बाद आपने स्क्वायरिंग की तरफ जाना है। सो फॉर्मूले को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि येट्स की करेक्शन में 0.5 को माइनस करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन यानी जो डेविएशन ओ और ई की आप लेते हैं उसको मॉड में कन्वर्ट करने के बाद, यानी उसको पॉजिटिव करने के बाद। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करते हैं, एक दफा ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको येट्स करेक्शन की समझ आ सके। वो क्या थी कि येट्स ने करेक्शन ये की थी कि अगर हमारे पास रियल लाइफ में एक ऐसा डेटा आ जाए जिसका जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू लेस देन 0.5 आए, तो फिर हम एक्चुअली क्या होता है, प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हम रिजेक्शन की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। अब रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए, बहुत ज्यादा रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, येट्स ने हमें बताया कि आप क्या करो कि ओ में से ई को माइनस करने के बाद उसमें मॉड प्रोड्यूस करो, यानी उसकी वैल्यूज को पॉजिटिव कर दो, और फिर 0.5 को माइनस करने के बाद स्क्वायर लें और फिर उसका ई से डिवाइड कर दें। ठीक है जी, अब इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं कब, जब हमारे पास R बाय C यानी जो ऑर्डर ऑफ कंटिंजेंसी टेबल है वो 2/2 हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 पर, 3/2 पर, 3/4 पर, 4/3 पर, ये वो ऑर्डर्स हैं जो मैंने कुछ आपके सामने एग्जांपल्स लिखी हैं कि इन ऑर्डर्स में हम जनरल फार्मूला, यानी जो इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में फार्मूला पढ़ा था और उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, हम इसी को ही स्टडी करेंगे। लेकिन जैसे ही आप 2/2 में जाएंगे तो 2/2 में आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा और वो O माइनस ई मॉड माइनस 0.5 बन जाएगा, और फिर उसकी स्क्वायरिंग करने के बाद आप एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो चलिए बोर्ड नंबर 2 की तरफ चलते हैं और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, इन एन इन्वेस्टिगेशन इनटू आई कलर एंड लेफ्ट और राइट हैंडेडनेस। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आई कलर और लेफ्ट और राइट हैंडेडनेस में। इसका मतलब ये है कि आई कलर की डिपेंडेंस है किसी पर्सन के लेफ्ट और राइट हैंडेडनेस होने के वाले से। यानी हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई पर्सन लेफ्ट हैंडेड है तो क्या उसकी आई कलर जो है वो ब्राउन है या ब्लैक है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि अगर कोई पर्सन राइट हैंडेड है, अपना काम राइट हैंड से करता है, तो क्या उसका कलर ब्लैक होगा या वो ब्राउन होगा। ठीक है, सो वाइस वर्सा भी है कि ब्राउन आई कलर रखने वाले लोग, क्या उनकी जो मूवमेंट है हाथों के हवाले से, या वो अपने काम काज जो है वो राइट हैंड से करते हैं ज्यादातर या लेफ्ट हैंड से करते हैं। सो ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, इनके दरमियान हमने चेक करना है कि डू दीज रिजल्ट्स इंडिकेट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड एसोसिएशन बिटवीन आई कलर एंड लेफ्ट और राइट हैंडेडनेस। ठीक है जी, अब टेबल को भी अंडरस्टैंड कर लें। आई कलर ब्लू है और ब्राउन है आपके पास, इसी तरह हैंडेडनेस में लेफ्ट और राइट है। अब जरा देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि टेबल को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इसकी रियल सेंस का आइडिया हो सकेगा। वो जो हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, वो क्या है एक्चुअली। 15 का मतलब क्या है? 15 का मतलब ये है कि जिन लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया, जिन लोगों का डेटा ऑब्जर्व किया गया या चेक किया गया, उनमें 15 लोग ऐसे मिले कि जो लेफ्ट हैंड से काम करते थे और उनकी जो आई कलर था वो ब्लू था।
इसी तरह 80 लोग ऐसे मिले कि जो राइट हैंड से काम करते थे और उनकी आईज का कलर क्या था, ब्राउन था। सो इसी तरह 85 है और 20 है। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है एसोसिएशन, ठीक है। आज हम H0 और H1 वो जो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसका एक और जो है वो डिस्क्रिप्टिव वे स्टडी करेंगे और देखेंगे कि H0 और H1 को किस अंदाज में और भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन में हमारा पहला स्टेप यही होता है कि हम डिफाइन करते हैं क्या, H0 में इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें हमने लिखा था एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। अगर हम वही लिखें तो हम क्या लिखेंगे, आई कलर एंड हैंडेडनेस आर इंडिपेंडेंट। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करने लगे हैं। इंडिपेंडेंसी का मतलब है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो एसोसिएशन। सो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, देयर इज नो रिलेशनशिप between attributes are independent। मतलब क्या है, कोई ताल्लुक नहीं है। सो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन किस किस में, जो दो आपको एट्रीब्यूट्स दिए हुए, आई कलर एंड हैंडेडनेस। ठीक हो गया जी। उसके बाद ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे, वो क्या होगा, देयर इज नो रिलेशनशिप, तो ऑल्टरनेट इसका उलट है, तो क्या होगा वो, देयर इज सम रिलेशनशिप जिसको हम एसोसिएशन भी कहते हैं। एसोसिएशन भी यहां लिख सकते हैं, रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं। तो बेहतर है कि आप एसोसिएशन लिखें, लेकिन अगर आप रिलेशन भी लिख देते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। सो देयर इज सम रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन आई कलर एंड हैंडेडनेस। क्लियर होगी बात जी। आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस डिफाइन हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था जी, स्टेप नंबर 2, वो था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा कहते थे, और यहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है, और वो है 5%। तो 5% को हम लिख सकते हैं 0.05। स्टेप नंबर 1, H0 आपने डिफाइन कर लिया, H1 डिफाइन कर लिया। H0 में आपने लिख दिया देयर इज नो रिलेशन, और H1 में लिख दिया देयर इज सम रिलेशन या एसोसिएशन। और सेकंड स्टेप जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको अल्फा कहा जाता है, दैट इज 5%, और वो 0.05। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जी, हम लोग क्या करते हैं जी, थर्ड स्टेप में हम फॉर्मूला अपना डिफाइन करते हैं। अब चूंकि हमें ये आइडिया हो चुका हुआ है अपने क्वेश्चन से, हमें क्वेश्चन से ये पता चल चुका हुआ है कि कंटिंजेंसी टेबल है वो 2x2 ऑर्डर का है, और 2x2 ऑर्डर के अंदर हम येट्स करेक्शन को अप्लाई करते हैं तो आपका काई स्क्वायर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और हम वही फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन करेंगे। काई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डबल समेशन ओ माइनस ई मॉड माइनस 0.5, और ये कंप्लीट स्क्वायर होगा जी। इसको हम यहां से स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे ई के साथ, यानी ओ में से ई को माइनस करेंगे, उसका मॉड लेंगे, और 0.5 को माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है जी, और फिर ई से डिवाइड करेंगे। अब आप देखिए आपकी ओ यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हमें मेंशन्ड है, कौन कौन सी हैं जी,
15, 85, उसके बाद 20 और 80। देन हम क्या करते हैं जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और वो क्या होती है जी, रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। तो देखिए हम यहाँ पर रो टोटल और कॉलम टोटल को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ टेबल को मैं दोबारा आपके लिए जनरेट कर रहा हूँ। 15, 85 और 20 और 80। ठीक है जी। आप जब इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हम किस अंदाज में देखेंगे इसको, मेरा ख्याल है इसको लाइन को ना ही लगाएं, आप सिंपल अपने कैलकुलेटर से इसके सम्स को वेरीफाई कर लें मेरे साथ। तो देखिए फर्स्ट रो का टोटल आपको क्या मिल रहा है, 15 प्लस 85। हमेशा मैं आपसे ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि आप जितनी ऑरल कैलकुलेशंस इजीली परफॉर्म कर सकते हैं वो ज़रूर किया करें ताकि आपका टाइम सेफ हो जाए। सो 15 प्लस 85 इजीली आपको पता चल रहा है, इट इज़ 100। इसी तरह 20 प्लस 80 ये भी 100 है। अब ज़रा गौर से देखिए कि 15 और 20 को ऐड करें तो 35। यहाँ पर अगर आप ऐड करते हैं 80 प्लस 85 इट इज़ 165। तो आप जो ग्रैंड टोटल है वो आपके पास 200 आ जाएगा। 165 प्लस 35 इज़ 200 एंड 100 प्लस 100 इज़ 200। तो इस तरह आपको सम्स जो है वो यहाँ कैलकुलेट हो गए। अब फर्दर हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कैलकुलेशंस को किस तरह करना है। 15 को चेक करेंगे, 15 जिस पर्टिकुलर रो के अंदर है उसका टोटल और 15 जिस कॉलम के अंदर है उसका टोटल हम देखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 200। तो देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 35 मल्टीप्लाई बाय 100 divided by 200. So it is 17.5. नेक्स्ट है आपके पास 85। अब 85 के लिए देखिए ये मार्कर की टिप को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 85 का जो रो टोटल है वो 100 है, 85 का कॉलम टोटल 165। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 165 डिवाइडेड बाय 200। तो देखिए इसका आंसर क्या आता है, आप लोग वेरीफाई करते रहें साथ साथ। 165 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 200। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 82.5। नाउ 20 देखिए, 20 का जो रो टोटल है 100 है और कॉलम टोटल है 35। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 200। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग वेरीफाई करें। इट इज 17.5। नाउ द लास्ट वन 80 के लिए रो टोटल 100 है, 80 के लिए कॉलम टोटल 165 है। 100 मल्टीप्लाई बाय 165 डिवाइडेड बाय 200। तो ये देखिए हमने यहाँ कैलकुलेशन की हुई है 82.5। अब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम क्या था, ओ माइनस ई, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करेंगे। तो इट वुड बी 15 माइनस 17.5, तो माइनस 2.5। फिर उसके बाद 85 माइनस 82.5 इट इज 2.5, positive 2.5. Now 20 minus 17.5, again it is positive 2.5. Now 80 minus 82.5, it is minus 2.5. ठीक हो गया, कुछ वैल्यूज नेगेटिव आ गई हैं, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आ गई हैं। अकॉर्डिंग टू द येट्स करेक्शन जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, आपका जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था, O माइनस ई का मॉड लेने के बाद आपने क्या करना है, माइनस करना है 0.5 को। ठीक है, O माइनस ई का मॉड लेना है और उसको 0.5 में से माइनस करना है। हम यूं कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो जाए, हम स्टेप्स को बढ़ा देते हैं। हम ये कहते हैं कि जी O माइनस ई का पहले मॉड ले लेते हैं, यानी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर लें।
तो ये नेगेटिव वैल्यू है, इट बिकम्स पॉजिटिव ड्यू टू मॉड, ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव ही रहने देना है। इसी तरह ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही रहेगी, ये नेगेटिव है, ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी 2.5। यहाँ अलग से मैं मेंशन कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी दो वैल्यूज पॉजिटिव हुई है। अक्सर यहाँ पर मॉड का मतलब उलट ले लिया जाता है, लेकिन उलट नहीं है। याद रखना है कि मॉड का मतलब यह है कि जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होंगी और पॉजिटिव वैल्यूज का साइन चेंज नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही रहेंगी। ठीक है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करना। ठीक है, हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा इसलिए किया ताकि आपको आइडिया हो सके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि ओ में से ई को माइनस करने के बाद जब आपने मॉड लिया, फिर आपने इसमें से 0.5 को माइनस कर देना, यानी हर वैल्यू में से 0.5 माइनस होगा। तो 0.5 माइनस करें, 2.5 माइनस 0.5 इज 2, फिर 2.5 माइनस 0.5 इज 2। ये कोइंसिडेंस है कि आपके पास वैल्यूज जो हैं वो 2 आ रही हैं सारी की सारी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं यहां पर लिखने लगा हूं, ओ माइनस ई मॉड माइनस 0.5 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या करना है आपने, ओ माइनस ई मॉड का आपने 0.5 से सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो स्क्वायर किया था, यानी ये जो कॉलम है उसको आप फाइनली डिवाइड करेंगे किसके साथ, ई के साथ। ये है आपका लास्ट कॉलम जो आपने यहां पर कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अब देखिए वो आपके पास मौजूद है, ओ माइनस ई का मॉड लेने के बाद आपने 0.5 माइनस कर दिया था, अब आपने उसका स्क्वायर करना है। तो इट वुड बी अगेन सेम वैल्यूज आएंगी 4 4 4 4। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यूज 2 थी और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसलिए सारी वैल्यूज 4 आ गई। अब आपने को 4 को एक्चुअली एक्सपेक्टेड वैल्यू पर डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 17.5। तो देखिए आंसर क्या आता है, 4 डिवाइडेड बाय 17.5, तो आंसर आपके पास आएगा 0.2286। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 82.5, तो आंसर है जी 0.0485। नेक्स्ट फिर 4 डिवाइड होगा 17.5 से, देखिए हम ऑलरेडी इसको डिवाइड कर चुके हैं। इस तरह आपने अपनी कैलकुलेशंस को बहुत ध्यान से देखते हुए शॉर्ट करना है, अपने टाइम को सेव करना है। यानी मैंने 4 को देखिए पहले स्टेप में डिवाइड किया हुआ है 17.5 से, अब मैं अगले स्टेप में दोबारा इसको नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वही आंसर मुझे दोबारा मिलने वाला है। इसी तरह जरा लास्ट स्टेप में देखें, ये जो 4 था इसने डिवाइड किससे होना है, 82.5 से। तो आप गौर से देखो कि ऑलरेडी आपने यहाँ पे 82.5 से अपने सेकंड स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। सो इसका मतलब है यहाँ पर आंसर फिर रिपीट हो जाएगा और आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सो कोशिश ये करनी है कि अपनी कैलकुलेशंस को करते हुए आप टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे आपके क्वेश्चन जो है वो लेंथी होते चले जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो स्टेप था वो ये था कि इस कॉलम का आपने सम करना है और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। जरा गौर से देखिए, तो क्या है जी, 0.2286 प्लस 0.0485 प्लस 0.2286 प्लस 0.0485। तो देखिए जी आंसर फाइनली जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आया है वो आया है 0.5542। ठीक हो गया, यानी ये आपके पास फाइनल आंसर आया है कैलकुलेशन के अंदर। जब आप काई स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं, काई स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज, तो फिर आपके पास आंसर आ गया है 0.5542। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को कंक्लूड करते हैं कि क्या आंसर प्रोड्यूस होगा। हम अपनी कैलकुलेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। काई स्क्वायर की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है थ्रू फार्मूला, दैट इज 0.5542। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्रिटिकल रीजन का है, और क्रिटिकल रीजन हम क्या डिफाइन करते थे कि रिजेक्ट कर दें एच नॉट को इफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। इसको हम काई स्क्वायर सी भी लिख सकते हैं
और सिंपल काई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरली कि आप जो है वो सी लाजमी लिखें, लेकिन सी लिखने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको ये आइडिया हो सके कि सी से हम मुराद ले रहे हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हमने फार्मूले के थ्रू ऑब्जर्व वैल्यूज और एक्सपेक्टेड वैल्यूज से कैलकुलेट की हुई है। सो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू काई स्क्वायर टेबुलर, और वो टेबुलर वैल्यू क्या होती है, v1 माइनस अल्फा। अब v का फॉर्मूला भी आप जानते हैं अच्छे तरीके से, r माइनस वन इंटू सी माइनस वन। r स्टैंड्स फॉर रोज एंड c स्टैंड्स फॉर कॉलम्स। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको कैलकुलेट किया था, r की वैल्यू 2 है, 2 माइनस वन इंटू 2 माइनस वन, देखिए ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली v का आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए 1 माइनस अल्फा क्या है जी, अल्फा आपके पास 0.05 था, 1 माइनस 0.05 ये आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है, सो इट इज 0.95। सो फाइनली आपके पास काई स्क्वायर जो टेबल से आपने कैलकुलेट करना है, v इंटू 1 माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू काई स्क्वायर 1, 0.95। और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि किस तरह आप इसको देखेंगे। ये टेबल है जो आपकी बुक के अंदर मेंशन्ड है, इसका पेज नंबर 298 है। आप क्या करेंगे, आप उस टेबल के अंदर देखेंगे, फर्स्ट रो में आपको काई स्क्वायर की डिफरेंट वैल्यूज बताई जा रही हैं, 0.05 से लेकर 0.95, 0.97 एंड सो ऑन। और उसके बाद फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको v 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स v की वैल्यूज बताई हुई है। हमने क्या चीज चेक करनी है कि v की वैल्यू 1 हो और 1 माइनस अल्फा यानी 0.95 आपके पास काई स्क्वायर के साथ इन्वॉल्व हो। तो देखिए हमारी फर्स्ट वैल्यू 1 है, उसी तरह हम रो के अंदर जाएंगे, यहाँ से देखिए मार्कर की टिप को देखें कि 1 है, इसको देखते हुए आगे की तरफ जाएंगे, आपके पास डिफरेंट काई स्क्वायर आएंगे, आप उसको छोड़ते जाएंगे और जहां पर 0.95 आएगा वो वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर जब आप 2 में आते हैं तो 2 में क्या है, आपके पास 5.89 है, 3 के लिए आपके पास क्या है 7.81। तो हमने ये वैल्यूज नहीं लेनी, हमने वो वैल्यू लेनी है कि जो काई स्क्वायर 0.95 को रिप्रेजेंट करे लेकिन v1 के लिए हो। ठीक है, सो यहां पर आपको क्या वैल्यू नजर आ रही है, 3.84। ठीक है, अब 3.84 का कंपैरिजन किससे होगा, जरा गौर से देखना आपने, ये है आपका 3.84, इसका कंपैरिजन करना है आपने कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो क्या ये प्रूफ हो रहा है, जरा गौर से देखिए, क्या ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.5542 ये आपकी टेबुलर वैल्यू से बड़ी है, जरा गौर से देखिए। हम लिख रहे हैं कंक्लूजन के अंदर एज 0.5542 is less than 3.84। नजर आ रहा आपको, यानी ये वाली कंडीशन प्रूफ नहीं हुई। अगर ये कंडीशन प्रूफ नहीं हो रही या ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही या ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो फिर हम क्या चीज करेंगे, हम H0 को उस वक्त रिजेक्ट करते हैं जब ये कंडीशन कंप्लीट हो जाए। चूंकि कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई, चूंकि कंडीशन आपकी वेरीफाई नहीं हुई, तो फिर इसका मतलब है H0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये यहां से देखिए, ठीक है, कि ये वैल्यू लेस देन है, अगर ग्रेटर होती तो हम रिजेक्ट करते, क्योंकि ये कंडीशन ऑफ ग्रेटरनेस के अंदर आ रही है। सो हम क्या लिखेंगे, सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0। और डू नॉट रिजेक्ट H0 का मतलब क्या है कि H0 रिजेक्ट नहीं हो रहा, मींस कि हम H0 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि हम उसकी बात मान रहे हैं। सो H0 के अंदर हमने क्या लिखा था, आपको जरा थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और जरा देखें कि हमने H0 में क्या लिखा था, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यानी H0 में हम क्या लिखते होते हैं, एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब नो एसोसिएशन, नो रिलेशनशिप। सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0 एंड कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड करेंगे, चूंकि H0 को रिजेक्ट नहीं कर रहे
तो हम उसकी बात वहीं पर क्लियर यानी मान रहे हैं। और वो क्या मान रहे हैं हम कि आपके जो एट्रीब्यूट्स थे वो क्या थे, एंड कंक्लूड दैट आई कलर एंड हैंडेडनेस आर इंडिपेंडेंट। क्योंकि एच नॉट के अंदर आप यही लिखते हैं। अच्छा, अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि जी हमने तो एच नॉट के अंदर ये नहीं लिखा। तो आपने, अगर आप ये लिख देते हैं तब भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आपने जो स्टेटमेंट एच नॉट के अंदर लिखी हुई है वही डायरेक्ट आप कॉपी कर दें वो भी ठीक है। और वो स्टेटमेंट क्या थी, यानी मैं इसको रेड से ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि आप इसको और के साथ या ये स्टेटमेंट लिख दें या दूसरी स्टेटमेंट आप लिख दीजिए। क्या कंक्लूड कर रहे हैं आप यहां से, एंड कंक्लूड दैट देयर इज नो रिलेशनशिप या एसोसिएशन बिटवीन, कौन कौन से वेरिएबल्स थे, बिटवीन आई कलर एंड हैंडेडनेस। यानी देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द आई कलर एंड हैंडेडनेस। ये आपका फाइनल रिजल्ट था जो आज आपने येट्स करेक्शन को अप्लाई करने के बाद उस क्वेश्चन के लिए वेरीफाई करिए। होप आज का लेक्चर आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बुक खोलकर उनको जरूर वेरीफाई करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।